रवि शाह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कूल फॉर अकाउंटेंट्स में। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज का हमारा टॉपिक है कैश बुक विद डबल कॉलम। डबल कॉलम में क्या होता है, कैश ट्रांजेक्शन के साथ साथ हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन को भी नोट करते हैं। बैंकिंग ट्रांजेक्शन में भी आज हम देखेंगे कि अगर अकाउंट में हमें बैंक ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर प्रोवाइड की हुई है तो हम बुक्स को कैसे मेंटेन करेंगे, प्लस अगर एक से ज़्यादा अकाउंट्स अगर हमारे पास हैं तो हम कैसे मेंटेन करेंगे। अगर आपने हमारा कैश बुक विद डबल कॉलम का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखें, उससे आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या चीज़ है। बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली बैंक के द्वारा एक लोन फैसिलिटी है जो बिजनेसमैन को प्रोवाइड की जाती है। इसमें क्या होता है, बैंक क्या करता है कि एक ओडी के नाम से हमारा अकाउंट ओपन करता है और उसमें जो भी हमें एक अमाउंट सैंक्शन होता है उतना अमाउंट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। सपोज मान लेते हैं 10 लाख रुपए का ओडी हमें मिला हुआ है। इस 10 लाख रुपए का बिजनेसमैन अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए करता है। इससे क्या कर सकता है, इससे वो क्रेडिटर की पेमेंट कर सकता है, इससे वो अपने एक्सपेंस की पेमेंट कर सकता है, इससे वो अपने रेगुलर जो उसके खर्चे हैं उसकी पेमेंट कर सकता है और वो अपने सारे वर्किंग कैपिटल में जो आते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ से फुलफिल कर सकता है। और बैंक इसके बदले इंटरेस्ट चार्ज करती है। सपोज ऑन एन एवरेज हमारा पूरे साल में 7 लाख रुपए अगर यूज हो रहा है एवरेज में, कभी कम भी हो सकता है किसी महीने ज़्यादा भी हो सकता है, तो हमने एवरेज दे दिया है। और बैंक अगर हमसे 10% चार्ज करती है इंटरेस्ट तो हमें एनुअल का 70,000 बैंक को इंटरेस्ट देना होता है इस अकाउंट में, अगर ओडी फैसिलिटी हमें मिली हुई है, एक बिजनेसमैन को दिया गया है बैंक ने। तो ये बेसिकली बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। तो आज हम इसी को मेंटेन करना सीखेंगे। तो चलिए हम फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऊपर इन द बुक्स ऑफ डैश डाल देते हैं, जो भी हमारे एग्जाम्पल में नाम होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। हम बना रहे हैं कैश बुक डबल कॉलम। इसका फॉर्मेट सेम होता है, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का कॉलम इक्वल बन सके। पहला हमारा कॉलम होता है डेट का, दूसरा होता है हमारा पर्टिकुलर का, तीसरा होता है हमारा एलएफ का। एलएफ मतलब लीजर फोलियो, ये कॉलम रेफरेंस के लिए यूज होता है। चौथा होता है हमारा कैश का। डबल कॉलम है तो इसमें कैश और बैंक दोनों के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। और पांचवा हमारा ट्रांजैक्शन है बैंक का। अब इसमें क्या है, बैंक के कॉलम को हम उतने कॉलम में डिवाइड करेंगे जितना क्वेश्चन में बैंक्स गिवन होंगे। अब
डेबिट साइड यहाँ DR लिख देते हैं, डेबिट को डिनोट करते हैं हम DR डॉट से। अब क्रेडिट साइड का बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में पहला कॉलम होता है हमारा डेट का, सेम होगा जो हमने जैसे यहाँ डेबिट का बनाया है वैसे ही हम क्रेडिट साइड का बना लेंगे। फिर हमारा होगा पर्टिकुलर LF कैश, और ये होगा हमारा बैंक, और इधर हम क्रेडिट लिख देंगे। क्रेडिट को हम डिनोट करते हैं CR डॉट से, और ऊपर हम लिख देंगे अमाउंट इन रुपीज। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है, चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए कैश बुक विथ सुटेबल कॉलम। सुटेबल कॉलम का मतलब है जितने कॉलम की रिक्वायरमेंट है। तो अब देख लेते हैं, मार्च 2019 में बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड 8500 रुपये, बैंक बैलेंस विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 25,000 रुपये, ओवरड्राफ्ट विथ पंजाब नेशनल बैंक। मतलब कि SBI तो हमारा करंट अकाउंट है और PNB हमारा ओवरड्राफ्ट अकाउंट है। तो बैलेंस लिख लेते हैं 2019 मार्च 1। ओपनिंग बैलेंस को हम लिखते हैं टू बैलेंस BD कैश, कितना दिया हुआ है हमें 8500। कैश और बैंक क्या होता है हमारा एसेट्स होता है। बैंक भी अगर डेबिट हो यानी अगर उसमें हमारा बैलेंस हो, हमारा डिपॉजिट किया हुआ बैलेंस हो तो वो डेबिट साइड में आता है, और अगर बैंक का बैलेंस हो यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो या फिर हमारा बैलेंस नेगेटिव में हो तो वो क्रेडिट साइड में आता है। इसलिए अब यहाँ क्या है, यहाँ हमें दो बैंक्स प्रोवाइड हैं तो हम बैंक के कॉलम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक में लिखेंगे SBI, दूसरे में लिखेंगे PNB। इसे भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक में लिखेंगे SBI, दूसरे में लिखेंगे PNB। SBI हमारा करंट अकाउंट है, इसका पॉजिटिव बैलेंस है तो डेबिट साइड लिख देंगे 25,000 रुपये, और PNB हमारा क्या है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ओवरड्राफ्ट हमारा लायबिलिटीज होता है क्योंकि हमें बैंक को पेमेंट करना होता है, इसलिए लायबिलिटीज क्रेडिट साइड आती है। एसेट्स का बैलेंस डेबिट साइड आना है और लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट साइड आना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2019 मार्च 1, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD। PNB का बैलेंस है, PNB का बैलेंस है 17,500। अब ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। इसमें क्या है, मार्च 3 को कैश सेल हुआ है 7,000 रुपये का। जो भी कैश का बैलेंस या बैंक का बैलेंस इंक्रीज करेगा वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और जो भी कैश या बैंक का बैलेंस डिक्रीज करेगा उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एक और चीज़ है, जिस अकाउंट के आगे 2 लगा हो, 2 किस में लगता है, 2 हमेशा उस अकाउंट में लगता है जो क्रेडिट होना होता है। यानी जिस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है या फिर 2 लिखा है वो डेबिट साइड में आएगा, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं जो अकाउंट डेबिट साइड आएगा उसके आगे 2 लगेगा, और जो अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा उसके आगे बाय लगेगा, या फिर वो अकाउंट आएंगे जिसको हमने ट्रांजैक्शन में डेबिट किया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बाय वाला इधर और 2 वाला इधर। तो अगर सेल से हमारा क्या हो रहा है,
बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। ट्रांजेक्शन डेट मार्च 3 टू सेल्स अकाउंट, सेल कैश किया है और 7,000 रुपये है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश कॉलम में 7,000 रुपये। अगला ट्रांजेक्शन है मार्च 5 को हमने सैलरी पे करी है बाय चेक ऑफ एसबीआई, यानी एसबीआई के अकाउंट से हमने सैलरी की पेमेंट करी है 10,000 रुपये की, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेट मार्च 5 बाय सैलरी अकाउंट, एसबीआई से करी है तो एसबीआई में आ जाएगा यहाँ पे 10,000 रुपये। अगली ट्रांजेक्शन है हमारी चेक रिसीव फ्रॉम अनिल डिपॉजिटेड विथ पीएनबी, हमें अनिल से पेमेंट रिसीव हुई है 9,000 रुपये की और हमने पीएनबी में डिपॉजिट किया है, तो यहाँ डेट आएगी मार्च 8 टू अनिल्स अकाउंट, पीएनबी में डिपॉजिट किया है तो पीएनबी के कॉलम में लिख देंगे 9,000 रुपये। अब आता है मार्च 10, इसमें क्या किया है, कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई, हमने एसबीआई में 5,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि जिसमें कैश और बैंक आता है वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, प्लस जिसमें दो बैंक्स भी आए हों वो भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो यहाँ पे कैश डिपॉजिट करने की बात हुई है तो कैश डिपॉजिट की एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ बैंक हमारा कौन सा है, एसबीआई बैंक है, तो हम क्या करेंगे इसकी एंट्री, ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है तो हम इसकी एंट्री करेंगे, ट्रांजैक्शन डेट डाल देते हैं, ट्रांजैक्शन डेट होती है हमारी मार्च 10। अब 2 वाला हमें किधर लिखना है, इधर लिखना है, तो यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट, लेकिन अमाउंट हम उसमें लिखेंगे जिस बैंक में ट्रांजैक्शन हुई है, यानी 5,000 रुपये एसबीआई में लिख देंगे। और यहाँ भी मार्च 10 बाय एसबीआई अकाउंट और कैश के कॉलम में हम लिख देंगे 5,000 रुपये। अब अगला ट्रांजैक्शन है अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी बाय चेक 3,000 रुपये, 3,000 रुपये की ट्रांजैक्शन हुई है। अब कैश और बैंक जिसमें आए वो कॉन्ट्रा है, प्लस दो बैंक भी जिसमें आएंगे वो भी कॉन्ट्रा होगा। इसकी ट्रांजैक्शन हम कैसे करेंगे, यानी एसबीआई से पीएनबी में ट्रांसफर किया है तो पीएनबी को क्या करेंगे, पीएनबी को हम डेबिट कर लेंगे और एसबीआई को क्रेडिट करेंगे। तो टू एसबीआई है तो टू में लिखेंगे एसबीआई डेबिट साइड और पीएनबी को लिखेंगे क्रेडिट साइड। ट्रांजैक्शन डेट है हमारी मार्च 12 टू एसबीआई अकाउंट और अमाउंट पीएनबी में आ जाएगा 3,000 रुपये, मार्च 12 बाय यहाँ आएगा पीएनबी अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा एसबीआई में 3,000 रुपये। लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारी कैश विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई, एसबीआई अकाउंट से हमने कैश को विड्रॉ किया है तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, टू एसबीआई को क्रेडिट करेंगे, तो टू लगा है एसबीआई के साथ तो यहाँ लिख देंगे टू एसबीआई। ट्रांजैक्शन डेट है हमारी मार्च 15, इसमें हमने कैश विड्रॉ किया है तो कैश कॉलम में आ जाएगा अमाउंट 8,000 रुपये और इधर आ जाएगा मार्च 15 बाय कैश अकाउंट और एसबीआई में अमाउंट आ जाएगा 8,000 रुपये। अब आपको क्या करना है, जितनी भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है उसके आगे एलएफ कॉलम में
सी लिख देना है। सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा, यानी ये वाला भी हमारा कॉन्ट्रा था, ये वाला भी कॉन्ट्रा और ये वाला भी कॉन्ट्रा था, तो इनके आगे सी लिखना है। अब यहाँ पे भी सेम चीज करनी है। इससे क्या होगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इनका टोटल कर लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, बोथ साइड का टोटल करेंगे। जिस भी साइड का टोटल ज्यादा होगा उसे हम नीचे ग्रैंड टोटल में लिखेंगे। इस साइड का टोटल क्या है, 8 5 8 7 15, 15 8 23, 23,500 इनका टोटल आ गया। इधर 5,000 रुपये है तो यहाँ पे भी 23,500 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। क्लोजिंग बैलेंस में क्या करते हैं, जो ट्रांजैक्शन की लास्ट डेट होती है या पीरियड का एंड डेट होता है वो डेट डालते हैं। यहाँ पे डाल देंगे मार्च 15, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग के लिए CD बैलेंस यूज करते हैं। अब 23,500 में से 5,000 घटा देंगे तो यहाँ पे तो 18,500 रुपये आता है। अब इधर का टोटल कर लेते हैं, ये आता है 30,000 रुपये। इधर भी हम लिख देंगे 30,000 रुपये। 30,000 रुपये में से अगर ये माइनस करते हैं तो ये हो जाता है आपका 21,000। 21,000 में से 30,000 में से 21,000 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 9,000। SBI का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब कैश और SBI बैंक का तो हमने टोटल इधर का करके हमने टोटल में लिख दिया। वो इसलिए क्योंकि कैश कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जितना पैसा है उतना ही हम खर्च करेंगे, तो डेबिट साइड का हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। और SBI बैंक में भी हमें कोई ऑडी फैसिलिटी नहीं मिली है तो इसमें भी बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो डेबिट साइड का आप टोटल करके ग्रैंड टोटल में लिख सकते हैं। ये हो गया। बट PNB में हमें ओडी फैसिलिटी मिली हुई है, इसमें किसी भी तरफ का ज़्यादा हो सकता है और किसी भी तरफ बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस निकल सकता है। तो आपको दोनों साइड का टोटल करना पड़ेगा। इस साइड आता है 12,000 और इस साइड आता है 17,500। तो 17,500 टोटल के कॉलम में लिख देंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे 17,500। अब क्या है, ट्रांजैक्शन का लास्ट डेट है 15 तारीख, यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD। यहाँ आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस PNB का 5500 रुपये। ये जो क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है 15 तारीख का, ये 16 तारीख का क्या होगा, नेक्स्ट डे का हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। इसलिए जो क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस लिखा है वो डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस की तरफ आ जाएगा, और जो डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस लिखा है वो 16 तारीख को 16 मार्च को ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे मार्च 16 टू बैलेंस BD। क्लोजिंग बैलेंस हमारा कैश का 18,500 है और SBI का 9,000 रुपये। अब PNB का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इधर आके क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो मार्च 16 बाय बैलेंस BD, ये हो जाएगा 5500 रुपये। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो चुकी है। मैं आपको इसमें एक और चीज एडिशनल बताना चाहूँगा कि अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो कि इस बुक कैश बुक को हमें क्या करना है, लेजर में पोस्टिंग करना है, तो कैसे करेंगे हम। स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि डेट वाइज चलेंगे। 1 तारीख को हमें क्लोजिंग बताया हुआ था और 1 तारीख के बाद ट्रांजैक्शन आती है 3 तारीख की। 3 तारीख को क्या हुआ था, कैश में सेल हुआ था। तो हम क्या करेंगे, डेट वाइज जिसके जिसके अकाउंट आते जाएंगे उनका लेजर बनाते चले जाएंगे। तो मैं आपको एक लेजर बना के दिखा देता हूँ, बाकी के लेजर भी सेम एज इट इज इसी तरीके से बनेंगे।
तो 3 तारीख को हमारा सेल हुआ था, तो कैश बुक का बना हुआ है, तो कैश की बनाने की हमें जरूरत नहीं है, हम बनाएंगे सेल अकाउंट का। सेल अकाउंट का लेजर है, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला कॉलम होता है इसमें डेट का, दूसरा होता है पर्टिकुलर का, तीसरा होता है एलएफ का, और चौथा होता है हमारा इसमें अमाउंट का। लेजर में 4 कॉलम ही होते हैं। इस साइड को कहते हैं हम डेबिट, जिसे डीआर डॉट से डिनोट करते हैं, और सेकंड साइड को कहते हैं क्रेडिट, जिसे हम सीआर डॉट से डिनोट करते हैं। इसमें भी 4 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा डेट का, फिर पर्टिकुलर का, फिर होगा एलएफ का, फिर होगा अमाउंट का। अब क्या करेंगे, जब हमने सेल किया है कैश में, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, इसकी जनरल एंट्री होती है कैश टू सेल। जब हमने कैश बुक बनाया तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिखा टू सेल। जब अब हम सेल का अकाउंट बना रहे हैं तो हम लिखेंगे, यहाँ डेट डाल देते हैं, मार्च 3 को ये हुआ है ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे मार्च 3 आ जाएगा। अब सेल का बना रहे हैं तो सेल के लेजर में कैश अकाउंट लिखेंगे। कैश के आगे कुछ नहीं लिखा, तो हम ये एज्यूम करते, ये एज्यूम होता है कि यहाँ पे बाय लिखा है, तो यहाँ पे बाय कैश अकाउंट लिखेंगे, और अमाउंट आपका आ जाएगा 7,000 रुपये। अब इस कैश में देख लेना है कि कहीं और सेल की एंट्री है। अगर कहीं और भी सेल की एंट्री होती है तो हम इस यहाँ पे लिखते हैं, अगर नहीं होता तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। इसमें एक ही एंट्री है और क्रेडिट साइड ही इसका अमाउंट लिखा है, डेबिट में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे टोटल कर देंगे 7,000। इस साइड भी हम टोटल कर देंगे 7,000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मार्च 15 टू बैलेंस सीडी 7,000, और यहाँ पे आ जाएगा मार्च 16 बाय बैलेंस बीडी 7,000। यानी हमने कैश के सेल का लेजर बना लिया। ऐसे ही 3 के बाद अब हमारी एंट्री हुई है 5 तारीख को। इसमें क्या है, सैलरी हमने पे किया है 10,000 एसबीआई के अकाउंट से। तो यहाँ जब सैलरी का बनाएंगे तो सैलरी क्या है हमारा, सैलरी बाय है, तो जब सैलरी का अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे टू एसबीआई, और यहाँ पे 10,000 अमाउंट लिख देंगे। जब भी हम लेजर बनाते हैं या कोई भी हम बुक्स बनाते हैं, तो जिस बुक्स को बना रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट को हम बुक्स में लिखते हैं, लेकिन अमाउंट हमेशा हम उसका लेते हैं जिसका हम लेजर बना रहे हैं। तो आपको इसी तरह बाकी लेजर भी बनाने हैं। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई भी पॉइंट में या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको डाउट रेज हो रहा है, तो आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं। मैं विद इन 24 आवर आपके डाउट को सॉल्व करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।